Hello guys, good morning to all of you. Myself Rajan and I'm your accounts teacher. Guys, मैं आपको 12th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं. 12th क्लास की अकाउंटेंसी में लेक्चर नंबर 12 ऑफ यूनिट नंबर 3 है. यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर. गाइस, हमारे 11 लेक्चर इस यूनिट के कंप्लीट हो चुके हैं. 11 लेक्चर में जो हमने टॉपिक कवर किए मैं उनका नाम लिखवाना चाहूंगा. सबसे पहला हमने टॉपिक कवर किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो. हमने सबसे पहला टॉपिक कवर किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो. कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो का. फिर हमने आपके सामने कुछ प्रोविजंस डिस्कस किए थे जो न्यू पार्टनर से रिलेटेड होते हैं. श्योर जी. और फिर हमने आपके सामने कुछ जर्नल एंट्री डिस्कस की थी जो न्यू पार्टनर की होती है. श्योर जी. और फिर हमने आपके सामने सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में डिस्कस किया. इसी तरह से हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस किया. ओल्ड एसेट और ओल्ड लायबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट है यहां पर. ओल्ड एसेट एंड ओल्ड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है यहां पर, जैसे कि WCF एंड IFF हो गया. श्योर जी. और आपके सामने गुडविल हो गई जो बैलेंस शीट में लिखी होती है. गुडविल. श्योर जी. जो बैलेंस शीट में लिखी होती है वो वाली गुडविल हो गई. सो उसके कॉन्सेप्ट भी है यहां पर. मैंने सिर्फ यहां IFF का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. WCF का और गुडविल वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया. वो मैंने अपनी यूनिट नंबर 2 चेंज इन द एग्जिस्टिंग रेशो ऑफ ऑल पार्टनर में अपना ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखा है. और ऐसे ही हमने धीरे धीरे चलते चलते फिर हमने हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हिडन कैपिटल का कॉन्सेप्ट. अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है हिडन कैपिटल का कॉन्सेप्ट. श्योर गाइस. सो बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. हमारा ये कॉन्सेप्ट आज जिसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हिडन कैपिटल का मतलब क्या होता है. देखिए, बच्चे उलझ जाते हैं कि सर हिडन गुडविल में फॉर्मूला क्या लगता है, हिडन कैपिटल में फॉर्मूला क्या लगता है. हिडन गुडविल का मतलब पहले तो ध्यान से समझिए. हिडन गुडविल का मतलब होता है छुपी हुई गुडविल. मतलब वो गुडविल जो दिखाई नहीं देती बट कैपिटल के बैलेंसिंग फिगर के कारण वो क्रिएट हो जाती है. ध्यान से सुनिएगा. वो गुडविल जो दिखाई तो नहीं देती, श्योर जी, बट उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है कैपिटल की बैलेंस फिगर के कारण. मतलब अगर आपने न्यू पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल निकालते हो. श्योर जी. जो कि कैसे निकलती है, देखिए, पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल डिवाइडेड बाय में न्यू पार्टनर का शेयर, डिवाइडेड बाय में न्यू पार्टनर का शेयर. ऐसे ही निकलती है ना. हां जी. अगर आप न्यू पार्टनर की शेयर्स के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल निकालते हो और साथ में फर्म की एक्चुअल कैपिटल निकालते हो, श्योर जी, जिसमें ऑल पार्टनर आते हैं, जो कैसे निकलती है, एसेट माइनस लायबिलिटी करके. श्योर जी. जो बैलेंस आता है उस बैलेंस में आप प्लस करते हो न्यू पार्टनर की कैपिटल. क्योंकि ये बैलेंस किसके लिए होता है, ये ओल्ड पार्टनर के लिए होता है. ये ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का होता है. उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को ऐड करते हो तो आपके पास निकल कर आता है ये. श्योर जी. ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट. अगर इस ए में से बी को माइनस करें और जो बैलेंस आएगा वो होता है आपका, जो बैलेंस आता है आपका वो होता है आपका गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल ऑफ फर्म. इस गुडविल ऑफ फर्म को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यू पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग. मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यू पार्टनर के शेयर से.
तो आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास निकलेगा न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल। बस ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका हिडन गुडविल में। कहा, हिडन गुडविल में। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है सर, जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। चलिए सर, आपने हमें अच्छे से रिवाइज करवा दिया ये कॉन्सेप्ट। सो एक बार इस कॉन्सेप्ट को अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। श्योर जी, एक बार इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। पार्ट नंबर ए ये है, पार्ट नंबर बी ये है। ए को बी में से माइनस किया, यानी कि ए को बी में से माइनस किया, आपके पास बैलेंस फिगर निकलेगी। श्योर जी, आपके पास पॉजिटिव बैलेंस फिगर निकलेगी। श्योर जी, वो होगी गुडविल ऑफ द फर्म। और गुडविल ऑफ फर्म को जब आप न्यू पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, श्योर जी, आपके पास निकलेगा न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि न्यू पार्टनर की कैपिटल में इंक्लूड होगा। सो बेसिकली हिडन गुडविल का तो सर इतना सा ही कॉन्सेप्ट है बस। श्योर जी, कॉन्सेप्ट नंबर ए में से बी को माइनस किया, बैलेंस फिगर निकल जाएगी। बैलेंस फिगर को हमने न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना है। नोट डाउन कीजिए इसे। सो बेसिकली गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिडन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। कौन सा? हिडन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। सर ये हिडन कैपिटल होता क्या है? हिडन कैपिटल होता है वो कैपिटल जो पार्टनर लेकर तो आया है, जो पार्टनर लेकर तो आया है, बट एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ कि पार्टनर कितनी लेकर आया है। जैसे कि हिडन गुडविल था कि पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया है, न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया है, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ कि कितना पैसा लेकर आया है, शो नहीं कर रखा कि कितना पैसा लेकर आया है, तो उसकी शोइंग के लिए हमने मेथड लगाया था। ऐसे ही न्यू पार्टनर कैपिटल का पैसा तो लेकर आया है, लेकिन उस पैसे को दिखा नहीं रखा, उस पैसे को शो नहीं कर रखा, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं बता रखी कि वो कितना कैपिटल का पैसा लेकर आया है। श्योर जी, इसके बारे में नहीं बता रखा। तो जब इसके बारे में नहीं बता रखा तो हम इसकी कैलकुलेशन करके चलेंगे। मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल का पैसा तो लेकर आया है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रखी, उसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रखी, उसकी एग्जैक्ट इमेज नहीं शो कर रखी कि वो कितना कैपिटल का पैसा लेकर आया है। उस कैपिटल के पैसे को फाइंड आउट करने के लिए हिडन कैपिटल का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। श्योर जी, जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये है पार्टनर ए, ये है पार्टनर ए, ये है ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन सा है? ओल्ड पार्टनर। इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए। श्योर जी, उसके बाद ओल्ड पार्टनर बी है, इसकी कैपिटल है 2 लाख रुपए। कितनी है? 2 लाख रुपए। श्योर जी, उसके बाद न्यू पार्टनर आया, एक न्यू पार्टनर आया। श्योर जी, वो आया 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, और वो ब्रिंग लेकर आया है, कैश लेकर आया है, कैश में लेकर आया है 1 लाख रुपया, जो कि किसका है? जो कि कैपिटल का है, जो कि इसमें बता रखा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का है, प्रीमियम फॉर गुडविल का है। तो इसी पैसे में कैपिटल का पैसा भी छुपा होगा, इसी पैसे में कैपिटल का पैसा भी छुपा होगा। श्योर जी, इसी पैसे में कैपिटल का पैसा भी छुपा होगा। चलिए जी बता देते हैं अभी कितना पैसा वो लेकर आया। सपोज करो 4 लाख रुपीस, तो अब इसी पैसे में कैपिटल का पैसा भी छुपा होगा। श्योर जी, देखिए कैसे निकालेंगे। पॉइंट नंबर 1, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? उसका शेयर है 1/5। श्योर जी, टोटल शेयर कितना है? टोटल शेयर है 1। तो शेयर ऑफ ए एंड बी कितना होगा? शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर कितना होगा? यानी कि शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर यानी कि ए एंड बी कितना होगा?
देखिए ए एंड बी यानी कि शेयर ऑफ ऑल पार्टनर, यानी कि ए एंड बी का शेयर कितना होगा, 1 माइनस 1/5 कर दूं तो 4/5 निकलेगा, 4/5 निकलेगा। मतलब ए एंड बी का 4/5 हिस्सा है जो कि इनकी कैपिटल के बराबर है। ए एंड बी का 4/5 हिस्सा है। मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा 4/5 हिस्सा है और मेरी कैपिटल की वैल्यू है 3 लाख रुपए। श्योर जी, तो मतलब मेरा 4/5 हिस्सा मेरी कैपिटल के बराबर है। तो ऐसे ही ए एंड बी का जो 4/5 हिस्सा है उनकी कंबाइंड कैपिटल के बराबर है, उनकी कंबाइंड कैपिटल के बराबर है। श्योर जी, उनकी कंबाइंड कैपिटल के बराबर है, कंबाइंड कैपिटल के बराबर है। तो यहां लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 देखिए, कहता है 4/5 इक्विवेलेंट होता है किसके, इक्विवेलेंट होता है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी यानी कि 3 लाख के। किसके इक्विवेलेंट होता है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी के यानी कि 3 लाख के। श्योर जी, दिस इंप्लाइज 4/5 इक्विवेलेंट टू ए एंड बी कंबाइंड कैपिटल, ए एंड बी इज कंबाइंड कैपिटल। श्योर जी, हाँ जी। सो दैट मीन्स टू से 4/5 की वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपीस। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख डिवाइडेड बाय में 4/5, तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी। 1 यानी कि 100%। 1 का मतलब 100% होता है। देखो टोटल शेयर 1 होता है ना, 1 यानी कि टोटल शेयर, यहां लिख सकता हूं मैं 1 यानी कि टोटल शेयर ऑफ फर्म यानी कि फर्म की कैपिटल। तो फर्म की कैपिटल कितनी निकल जाएगी, 3 लाख डिवाइड बाय में 4/5। देखो 4/5 की वैल्यू है 3 लाख रुपीस। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख डिवाइड बाय में 4/5। 1 का मतलब होता है टोटल शेयर ऑफ फर्म, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। श्योर जी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लाख डिवाइड बाय में 4/5 विच इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय में ये ऊपर जाकर 5/4 हो जाएगा, 5/4। तो ये कितनी हो गई फर्म की कैपिटल। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय में 5/4 कैलकुलेट अगर मैं करूं तो मेरी बनती है वैल्यू 3,75,000। 3,75,000 ये है फर्म की कैपिटल। श्योर जी, ये है शेयर ऑफ फर्म, दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ये फर्म की टोटल कैपिटल निकल गई। हाँ जी, तो अब थर्ड पार्ट क्या करेंगे, थर्ड पार्ट देखिए क्या करेंगे। थर्ड पार्ट हम करेंगे, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, 3,75,000। सी का शेयर कितना है, सी का शेयर 1/5। तो सी की कैपिटल कितनी हो गई, सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय में 1/5। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 75,000 के बराबर आ जाएगा। ये 3 काम करने हैं आपको। तो पहला काम तो हो गया कि सर सी का शेयर कितना है, सी का है 1/5, टोटल है 1, टोटल शेयर होता है 1। तो शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर ए एंड बी कितना हो जाएगा, 4/5, जो कि इनकी कैपिटल के बराबर होगा। श्योर जी, तो 4/5 इक्विवेलेंट है 3 लाख के बराबर। श्योर जी, जो कि उनकी कंबाइंड कैपिटल के बराबर है। 4/5 है 3 लाख के बराबर। 1 कितने के बराबर होगा, 3 लाख डिवाइड बाय 4/5। 1 का मतलब होता है टोटल शेयर, टोटल शेयर का मतलब होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। श्योर जी, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आई, 3,75,000, उसमें से सी का शेयर निकाल दिया। दैट्स इट, क्लियर कॉन्सेप्ट, कुछ करना ही नहीं है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिए। ये तो आपका है क्वेश्चन का हिस्सा, ये सारा है आपका क्वेश्चन का हिस्सा। श्योर जी, जो ब्लॉक में है वो है क्वेश्चन का हिस्सा, वो एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन है ये, जिसमें पार्ट नंबर 1 ये रहा, पार्ट नंबर 2 ये रहा, पार्ट नंबर 3 ये रहा। आप इसे नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक्स में। सो गाइस, आपके सामने क्वेश्चन है
कहता है ए एंड बी आर द ओल्ड पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब ए एंड बी हैं जो कि ओल्ड पार्टनर हैं एक फर्म के, उनकी कैपिटल है, देयर कैपिटल आर 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज, उनकी कैपिटल कितनी है 2 लाख और 3 लाख रुपए। सी एडमिट हुआ है एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, सी एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। श्योर जी। सी कैश लेकर आया है 1 लाख रुपया फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल, कहता है आप कैलकुलेट करो सी की हिडन कैपिटल, जो वो इसी 1 लाख रुपए में इंक्लूडेड है, लेकिन हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करके नहीं बता रखी, जो कि हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन में बतानी है। ये हिडन कैपिटल 1 लाख रुपए में ही शामिल है, इसी में ही इंक्लूडेड है, लेकिन हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करके नहीं बता रखी, हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करके बतानी है। श्योर जी। चलिए जी अभी बता देते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, शेयर कैलकुलेट करना होता है ना। हाँ जी। तो टोटल शेयर ऑफ द फर्म, टोटल शेयर ऑफ फर्म 1 है, शेयर ऑफ सी कितना है 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, रिमेनिंग शेयर किसका है, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी कितना होगा 1 - 1/4, दैट मीन्स टू से 3/4। श्योर जी, दैट मीन्स टू 3/4। पॉइंट नंबर 2, नाउ 3/4 शेयर इक्वल टू ए एंड बी कंबाइंड कैपिटल, ये जो 3/4 शेयर है ये ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल के इक्वल है, दैट इज 3/4 इक्वल टू 3/4 किसके इक्वल है 5 लाख रुपए के इक्वल है, 2 लाख प्लस 3 लाख इनके इक्वल है। श्योर जी। सो 3/4 की वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट में 3/4 की वैल्यू कितनी है 5 लाख रुपए, एक की वैल्यू कितनी होगी 5 लाख डिवाइड बाय 3/4। एक का मतलब होता है टोटल शेयर ऑफ फर्म, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, इसका मतलब ये भी होता है। श्योर जी। तो एक का मतलब होता है टोटल शेयर ऑफ फर्म, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ऐसे ही निकलता है ना। 3/4 की वैल्यू 5 लाख, 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 लाख डिवाइड बाय 3/4, दैट मीन्स टू से टोटल शेयर ऑफ फर्म, दैट मीन्स टू से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो वो कितना निकल जाएगा, दिस इंप्लाइज 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/3 हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/3 करेंगे, जब 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/3 किया तो आपका निकला 6,66,667, आपका ये निकला है अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। श्योर जी। सो पॉइंट नंबर 3 मैं यहां करता हूं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो गई, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो गई 666,667। श्योर जी। शेयर ऑफ सी कितना है, शेयर ऑफ सी देखिए 1/4 है। श्योर जी। तो शेयर ऑफ, सो कैपिटल ऑफ सी कितनी हो जाएगी, कैपिटल ऑफ सी कितनी हो जाएगी, कैपिटल ऑफ सी कितनी हो जाएगी 666,667 मल्टीप्लाई बाय 1/4 विच इज इक्वल टू, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 666,667 डिवाइड बाय 4, ये निकलेगा 1,66,666, ये निकलेगा 1,66,666, ये निकलेगी आपकी हिडन कैपिटल ऑफ द सी, ये निकलेगी आपकी हिडन कैपिटल ऑफ द सी। ये पॉइंट नंबर 3 है। श्योर जी। इसी तरह से आपने हमेशा कैलकुलेट करके चलनी है हिडन कैपिटल ऑफ द सी। सो दिस इज द मेन एंड इजी कॉन्सेप्ट एज रिगार्डिंग टू द हिडन कैपिटल, इसे नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, जो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है वो 2 क्वेश्चंस हैं। पहला है वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपको दे रखा है 5 लाख रुपए का,
वर्कर्स ने क्लेम किए केस नंबर ए में 5 लाख रुपए, केस नंबर बी में 4 लाख रुपए, केस नंबर सी में 6 लाख रुपए वर्कर ने क्लेम किए हैं। हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 ये है। मैं सॉल्यूशन करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉल्यूशन करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं बात समझाना चाहूंगा कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है ना, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है ना, ये वर्कर्स की वेलफेयर के लिए होता है। ये वर्कर्स की वेलफेयर के लिए होता है। कोई भी वर्कर्स को नुकसान हो गया, वर्कर्स को चोट लग गई, डैमेजेस हो गए, या वर्कर्स को कुछ भी हो गया, व्हाटएवर, अगर फैक्ट्री में कोई भी हैपनिंग क्रिएट होती है तो उस हैपनिंग की भरपाई के लिए, उसके लॉस के लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड से पैसा निकाल कर चलते हैं। सो वर्कमैन कंपनसेशन फंड मोस्टली क्या करता है, ये पेमेंट करता है वर्कर्स के लॉस की, वर्कर्स के लॉस की, और साथ ही साथ ये पेमेंट करता है वर्कर के लॉस की। और अगर ये बच जाए तो ये ओल्ड पार्टनर में, अगर ये बच जाए तो ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। श्योर जी, अगर ये बच जाए तो ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये आपकी लायबिलिटी होती है, ये आपकी लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी का मोस्टली बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन जब हम इसकी पेमेंट करते हैं, जब हम इसकी पेमेंट करते हैं तो मतलब ये क्या होता है, रिटर्न ऑफ होता है। ये माइनस होता है ना, लेस होता है, तो रिटर्न ऑफ होने की वजह से इसका बैलेंस हो जाता है डेबिट। या जब ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब भी ये रिटर्न ऑफ होता है। श्योर जी, तब भी इसका बैलेंस कम होता है जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। श्योर जी, तब इसका बैलेंस क्या होता है, कम होने की वजह से डेबिट होता है। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से अगर हम पैसा निकालते हैं वर्कर्स के लॉस के लिए तो वो पैसा खत्म होगा, कम होगा, तो कम होने की वजह से क्रेडिट से डेबिट में आएगा। अगर ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो खत्म होगा, कम होगा, कम होने की वजह से वो डेबिट बैलेंस में आकर चलेगा। सबसे पहले आपको ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। नोट डाउन कीजिए। सर इंफॉर्मेशन तो हमने कर ली नोट डाउन। श्योर जी, इंफॉर्मेशन तो हमने कर ली नोट डाउन। अब हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दीजिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किया था, सेम एज वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन फंड के क्वेश्चंस होते हैं। दोनों ही फंड होते हैं, दोनों ही लॉसेस को पे करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर ये बच जाते हैं तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अगर लॉस नहीं होता, अगर लॉस नहीं होता तो ये सारा का सारा पैसा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। श्योर जी। सो केस नंबर ए में पहले मैं जर्नल एंट्री करता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है, 5 लाख रुपए का। वर्कर का जो लॉस है वो कितना है, देखिए 5 लाख रुपए का। कितने का, 5 लाख रुपए का। तो सर ये 5 लाख का 5 लाख यूज हो गया, हाँ जी। सो नो मनी रिमेन, तो कोई भी पैसा बाकी नहीं बचा, कोई भी पैसा बाकी नहीं बचा फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई भी पैसा नहीं बचा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डेबिट होगा। चलिए जी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। 2, जब लॉस को खत्म करेंगे, लॉस नॉर्मली क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट से जुड़े हुए होते हैं और डेबिट होते हैं। लेकिन जब लॉस को खत्म करेंगे तो वो डेबिट से क्रेडिट हो जाएंगे। तो टू वर्कर्स क्लेम, टू वर्कर्स क्लेम अकाउंट कितने से, बताइए जी, कितने से, 5 लाख रुपए से, हाँ जी। तो क्या और कोई रिमेन अमाउंट बची, नहीं बची। तो यहां लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड
रिटर्न ऑफ अगेंस्ट वर्कर क्लेम। तो केस नंबर 1 की तो जर्नल एंट्री ये हो गई, नोट डाउन कीजिए। केस नंबर 2 की देखिए जर्नल एंट्री, केस नंबर 2 की जर्नल एंट्री भी करते हैं हम आपके सामने। श्योर जी, आप देखिए केस नंबर 2 करेंगे। केस नंबर 2 में जल्दी से अपने नोटबुक्स में सॉल्यूशन लिखिए गाइस। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। वर्कर का क्लेम है 4 लाख रुपए का। कितने का? 4 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए क्या है? 1 लाख रुपया रिमेन लेफ्ट है। 1 लाख रुपया रिमेन लेफ्ट है, विच इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग ऑल पार्टनर में, ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। श्योर जी? हाँ जी। पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को खत्म कीजिए, यानी कि वर्कर के लॉस के लिए। श्योर जी? तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट क्या हो गया? वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या हो गया? डेबिट हो गया, क्योंकि ये लॉस की भरपाई कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। पेमेंट करते समय क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट हो गया। टू वर्कर्स लॉस, टू वर्कर्स क्लेम। श्योर जी? अब ये पेमेंट होने के साथ साथ पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। ए और बी पार्टनर है, सपोज कीजिए यहां ए एंड बी पार्टनर है। श्योर जी? सपोज कीजिए ए एंड बी पार्टनर हैं जो 1:1 की रेशो में काम करते हैं। श्योर जी? तो ये ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। श्योर? तो मतलब टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। मतलब रिटर्न ऑफ तो इसके अगेंस्ट रिटर्न ऑफ तो हो ही रहा है, इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध ये वाली चीज रिटर्न ऑफ तो हो रही है। वर्कर क्लेम के खिलाफ, वर्कर क्लेम के विरुद्ध वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिटर्न ऑफ तो हो ही रहा है, लेकिन वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। तो हम इसे इकट्ठे एंट्री कर दें। हाँ जी। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने से जी? 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए में से 4 लाख तो लॉस में चले गए, बाकी का जो 1 लाख है वो पार्टनर में बांट दिया गया 1:1 की रेशो में। तो 50,000 इसके हिस्से में आए, भाई साहब के 50,000 इसके हिस्से में आए। बस सिंपल। तो इसे भी नोट डाउन कीजिए। सॉल्यूशन नंबर 2 है ये, सॉल्यूशन नंबर 2 है आपका। नोट डाउन कीजिए। सॉल्यूशन नंबर बी का नाम दे सकते हैं, वो सॉल्यूशन नंबर ए था और ये सॉल्यूशन नंबर बी है। सॉल्यूशन नंबर बी है ये। श्योर जी? नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आता है सॉल्यूशन नंबर सी का। नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सॉल्यूशन नंबर सी का। सॉल्यूशन नंबर सी देखते हैं। सर सॉल्यूशन नंबर सी क्या है, हमें भी बताइए। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है? 5 लाख रुपए का। वर्कर का लॉस हो गया 6 लाख रुपए का। अब वर्कर का लॉस हो गया 6 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि होल अमाउंट ऑफ WCF तो किस में चली गई? लॉस में चली गई। उल्टा 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। इस एक्स्ट्रा लॉस को हम कहां से निकालते थे? जब एक्स्ट्रा लॉस हो जाता था IFF में तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करके निकालते थे। यहां भी रिवैल्यूएशन को डेबिट करके ही निकालेंगे। श्योर जी? होल अमाउंट ऑफ WCF तो कहां चली गई? लॉस में चली गई। कहां चली गई? लॉस में चली गई। श्योर जी? होल अमाउंट ऑफ WCF कहां चली गई? लॉस में चली गई। होल अमाउंट ऑफ WCF लॉस में चली गई। और जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो रिवैल्यूएशन से निकालेंगे। तो पहले तो WCF के अमाउंट को लॉस में बांटो जल्दी से। तो कहता है WCF अकाउंट डेबिट, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कर्स क्लेम कितने से?
5 लाख रुपए ही पड़े थे वर्कमैन कंपनसेशन फंड में, तो 5 लाख रुपए का तो क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन फंड से निकाल लिया। श्योर जी। अब 1 लाख रुपए का क्लेम कहां से निकालेंगे? रीवैल्यूएशन को डेबिट करके। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कर्स क्लेम, टू वर्कर्स क्लेम। 1 लाख रुपए का लोन, 1 लाख रुपए का लॉस यहां से निकालेंगे। देखिए वर्कर क्लेम कितने का था? 6 लाख रुपए का था। अगर मैं इसे इकट्ठे कर देता हूं, इस एंट्री को, इस एंट्री को मैं कंबाइन कर देता हूं, अलग अलग करने की बजाय इकट्ठे करना आपको समझ में ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए दोबारा से देखिए, 1 मिनट। कहता है वर्कर क्लेम कितने का है, वर्कर का लॉस कितने का है? 6 लाख रुपए का है ना, तो इस लॉस को खत्म करेंगे तो क्रेडिट में होगा। पहले तो WCF से पैसा निकालते हैं, WCF अकाउंट डेबिट। WCF से पैसा जब पेमेंट के लिए निकालते हैं तो वो डेबिट होता है ना, तो WCF अकाउंट डेबिट कितने से? 5 लाख रुपए से। श्योर जी। टू वर्कर्स क्लेम, टू वर्कर्स क्लेम, वर्कर्स क्लेम कितने का है सर? 6 लाख रुपए का है। कितने का है? 6 लाख रुपए का है। श्योर जी। कितने का है? 6 लाख रुपए का है। वर्कर क्लेम कितने का है? 6 लाख रुपए का है। श्योर जी। अब 5 लाख तो मैंने यहां से निकाल लिए, 5 लाख तो मैंने यहां से निकाल लिए, 5 लाख तो यहां से रिटर्न ऑफ हो गई। 1 लाख कहां से करूं? रीवैल्यूएशन को डेबिट करके। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख रुपए से। और 5 लाख रुपए से हो गया आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, 1 लाख से रीवैल्यूएशन हो गया और वर्कर क्लेम हो गया 6 लाख रुपए का। श्योर जी। ये जनरल एंट्री होगी। यहां लिखेंगे वर्कर क्लेम रिटर्न ऑफ अगेंस्ट WCF एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए रीवैल्यूएशन को डेबिट किया है तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, इसको करेंगे क्रेडिट। श्योर जी। और पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन डेबिट था ना, खत्म करने के लिए क्रेडिट किया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो मैं नॉर्मली बता रहा हूं, वैसे ये लॉस है रीवैल्यूएशन का जो कि डेबिट साइड में ही शो किया जाता है। श्योर जी। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ही शो किया जाता है। तो 1 लाख रुपया, इस 1 लाख रुपए के लॉस को वो डेबिट साइड में कहां लिखेंगे? 1:1 की रेशो में लिखेंगे ना। तो 50,000 रुपए इस किस्से में आया लॉस, 50,000 रुपए इस किस्से में आया, जो कि इनकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। नॉर्मली लॉस कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, तो इनके कैपिटल को डेबिट किया और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। दैट्स इट। और वैसे भी आपको पता है कि रीवैल्यूएशन में लॉस क्रेडिट साइड आता है। श्योर। सो ये है सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर सी नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन है सेकंड का। ए और बी पार्टनर है जो 3:2 की रेशो में काम करते हैं। ओके जी। यानी कि ओल्ड रेशो क्या है ए और बी की? ओल्ड रेशो क्या है ए और बी की? ए बी और सी की कितनी है? 3:2 है। सी की तो कोई है नहीं। सर सी की क्यों नहीं है? क्योंकि सी एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर। श्योर जी। और सी का शेयर कितना है? 1/4। तो सी एक न्यू पार्टनर है, सी का शेयर है 1/4। वो कहता है कि ए दे रहा है अपने शेयर में से 3/20। ए दे रहा है अपने शेयर में से 3/20। मतलब कंडीशन क्या लगेगी? कंडीशन लगा दे इसमें। तो ये नॉर्मली न्यू रेशो का है क्वेश्चन। वो कहता है कि ए दे रहा है, ए दे रहा है मतलब 3/5। देखिए वो कह रहा है ए गिव्स का मतलब होता है 3/5 माइनस, गिव्स का मतलब होता है माइनस 3/20 फ्रॉम हिज शेयर, 3/20 फ्रॉम हिज शेयर। श्योर जी।
मतलब ए गिव्स, देखो लिखा हुआ है ए गिव्स मतलब 3/5 माइनस 3/20, 3/20 फ्रॉम इस शेयर मतलब उसी के शेयर में से, और रिमेनिंग कौन दे रहा है, बी दे रहा है। तो यहां लिखेंगे टोटल शेयर ऑफ सी कितना है, टोटल शेयर ऑफ सी कितना है 1/4, गिवन बाय ए कितना है, गिवन बाय ए कितना है 3/20। तो रिमेनिंग कौन सा रह गया, रिमेनिंग कितना रह गया 1/4 में से 3/20 मैंने माइनस कर दिया तो 20 एलसीएम आया 5 माइनस 3, तो ये आपका रिमेनिंग रहेगा 2/20। कितना रहेगा 2/20। तो ये रिमेनिंग कौन देगा, लिखा हुआ है ना कि जो रिमेनिंग इज टू बी सैक्रिफाइस बाय द बी, रिमेनिंग कौन करेगा, सैक्रिफाइस बी करेगा, मतलब रिमेनिंग 2/5 में से माइनस होगा। तो 2/20 2/5 में से माइनस होगा। 20 एलसीएम ले लिया, हाँ जी, 5 4 4 3 12 माइनस 3 यानी कि 9/20। 20 एलसीएम ले लिया, 5 4 4 2 8 माइनस 2 यानी कि 6/20। श्योर जी, ओके जी। और सी का शेयर कितना था 1/4 था, तो इनकी न्यू रेशो क्या हो जाएगी, न्यू रेशो क्या हो जाएगी, ए बी और सी की क्या हो जाएगी 9/20 रेशो 6/20 रेशो 1/4, जो कि किसके इक्वल होगी 9:6:5 के इक्वल होगी। ये हो जाएगी इनकी न्यू रेशो। तो ये था बेसिकली एक न्यू रेशो का क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट में करवाया ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। श्योर जी, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमने शुरुआत में नहीं किया, ये क्वेश्चन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत मैंने अभी अभी की है। श्योर जी, सो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया जो बच गया था हमारा। So right now this is the all about the admission of the new partner which we cover in this lecture. So guys, आज के लिए इतना ही काफी। होप सो आपको हमारी ये इजी टर्म्स समझ में आ चुकी होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं राजन इसी तरह से आपको इजी टू इजी टॉपिक्स के बारे में कवरेशन देता रहूंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। Yeah.